नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। 3 दिसंबर 2023 वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ। 2018 में पहले 15 साल की बीजेपी की सत्ता से बेदखल हुई। 5 साल बीजेपी के जगह कांग्रेस की सत्ता रही। 23 में फिर से एक बार जनादेश का तारीख तय हुई 3 दिसंबर और जनता ने आदेश दिया कि फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार 54 सीटों के साथ राज करेगी। 2 साल पूरे हो गए जनता के आदेश के। इन 2 सालों में क्या कुछ बदल पाया और जनता ने जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी को सत्ता में फिर से 5 साल बाद पहुंचाया था, वो तमाम उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई, इन तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में 3 दिसंबर 2023 ऐसा दिन बन गया जिसने पूरे राजनीतिक गणित को उलट-पुलट कर दिया। कांग्रेस जहां वापसी के सपने बुन रही थी, वहीं बीजेपी ने चुपचाप ऐसी चाल चली कि पूरे राज्य की सत्ता उसका स्वागत करने को तैयार दिखी। 15 साल तक सूबे की सत्ता पर काबिज रहने के बाद 2018 में करारी हार झेल चुकी बीजेपी को कमबैक का दावेदार तो कोई भी मान नहीं रहा था। लेकिन 2023 के नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने नाराजगी के सारे हिसाब एक झटके में कांग्रेस के खिलाफ लिख दिए और फिर नतीजे आए और बीजेपी ने 54 सीटों के साथ ऐसा दमदार पलटवार किया कि पूरा राजनीतिक गलियारा हिल गया। कांग्रेस की वापसी की उम्मीदें वहीं ढह गईं, जहां बीजेपी की जीत का शोर शुरू हुआ। यही वजह है कि अब बीजेपी 3 दिसंबर को जनादेश दिवस की तरह मनाती है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर 2023 कांग्रेस को मिला झटका, बीजेपी का हुआ कमबैक। 2018 से 2023 तक रही भूपेश सरकार, क्यों आखिरी 2 साल में बदल गया सियासी गणित। विधानसभा की जीत में बीजेपी के लिए संजीवनी बनी मोदी की गारंटी और महतारी वंदन योजना। सियासी गणितज्ञों के अनुमान के खिलाफ आए नतीजे, बीजेपी को मिली 54 सीटें। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ जांच एजेंसियों के कई आरोप बीजेपी ने भुनाया। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिला जनादेश के 2 साल हुए पूरे, कांग्रेस ने साधा निशाना। बीजेपी बोली, हर वादों को पूरा कर रहे, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस बोली, बीजेपी ने घोषणा पत्र के जरिए किया गुमराह, अब 2 सालों में जनता हुई निराश। जनादेश का दिन बीजेपी के लिए उत्साह से भरा हुआ रहता है। बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ के विकास को इसी निरंतरता से आगे बढ़ाएंगे। वहीं अब तक यही जनादेश कांग्रेस के लिए 2 साल से समीक्षा का मुद्दा बना है। कभी संगठन सृजन तो कभी गहन बैठक का दौर। इन सब के इतर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार से जनता में निराशा छा गई है। 2 वर्ष पूरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन का एक बड़ा विश्वास, आशीर्वाद रहा और उस जनादेश को हमने स्वीकार करते हुए सेवा का जो जिम्मेदारी जनता ने दिया था, उस नाते से 2 वर्ष हमने इस पूरे कार्य को लगातार कर रहे हैं। 2 साल पहले जो जनादेश आया था वो हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं आया था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन के नाम पे 3100 रुपये में धान के नाम पे जनता को गुमराह करने में सफलता हासिल की। लेकिन 2 साल में ही कोई जनादेश से जनता अपने आप को अलग करेगी, ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ। 2 साल में ही जनता निराश हो गई। 3 दिसंबर 2023 ने साफ कर दिया था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ता सिर्फ काम से नहीं, भरोसे के तराजू से भी तौली जाती है और कांग्रेस उस तराजू पर अचानक हल्की पड़ गई। जनादेश का ये दिन कांग्रेस के लिए चेतावनी बन गया और बीजेपी के लिए विजय का प्रतीक। एक ऐसी तारीख जो बताती है कि जनता जब मन बदल लेती है तो संगठन, समीकरण और सत्ता सबकी जमीन खिसक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में जनादेश के 2 साल में कितना कुछ बदला, क्या कुछ रहा, दावे वादे तमाम है। चलिए इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। एक बुद्धिमान और विद्वान पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों से परिचय आपका करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शताब्दी जी हैं, आप वरिष्ठ नेत्री है, प्रवक्ता है। शताब्दी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। जोगी कांग्रेस के नेता संजीव अग्रवाल जी भी हमारे साथ है। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को समझने वाले अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 2 साल जनादेश के जनता ने जो आदेश दिया वो कहां तक सरकार उसको पूरा करने में सफल हुई, क्या आपकी समीक्षा कहती है अनिल जी? देखिए डॉक्टर साहब, इस सरकार को, साय सरकार को एक सब्जेक्ट में तो डिस्टिंक्शन देना ही पड़ेगा, वो है नक्सल मोर्चा। नक्सल मोर्चा में इस सरकार ने जितना शानदार काम किया उसमें किसी को कोई शक हो नहीं सकता। इफ्स और बट्स लगाना है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इस मामले में भले ही उनको जो है सेंट्रल से जो है वो पूरा का पूरा सपोर्ट मिला हो, लेकिन नक्सल मोर्चे पे सरकार 100% सफल रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट और है जहां हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने अपने अच्छा काम किया, एक पासिंग जो है बढ़िया उनको पास हो गई उसमें अच्छे नंबरों से, वो है किसान का मामला, धान का मामला। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है या किसानों का जीवन उठाना उनकी वो है, वो किसान और धान जो है वो उनकी मजबूरी है। एक वोट बैंक है, वो एक वोट बैंक के खातिर में जो है जो आप देखिए एमएसपी जो है धान का कहां से कहां पहुंच गया, 3100 रुपए तक आ गया। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो किसान आज भी परेशान है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है पोर्टल पे, उसको तुहर ऐप में जो है उसको टोकन नहीं मिल पा रहा है। मंडियों में आज भी यह व्यवस्था है। बिचौलिए आज भी जो है वो तस्करी का धान ला रहे हैं। 22,000 क्विंटल तो कल धमतरी में पकड़ा गया राइस मिलर में। तो ये देखिए ये सब चीजें तो है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखें तो ये उसमें कुछ दिखता नहीं है। डेवलपमेंट जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको रेगुलर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अगर सरकार नहीं भी होती तो भी इतना विकास तो होता ही होता। ठीक है अनिल जी, मैं लौटता हूं। आपने बड़ी अच्छी समीक्षा की। मैं जब शताब्दी जी से जवाब लेता हूं उसके बाद अमित जी का रुख करूंगा। शताब्दी जी जरा समझाइएगा कैसे, अगर 2 साल की समीक्षा की जाए, जनादेश को लेकर लगातार चर्चा की जाए, तो जनता ने 2 साल पहले आदेश दिया था, उस आदेश में कहां आप देखती अपनी पार्टी और अपनी सरकार को? देखिए, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ये जो फिलॉसफी को लेकर विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार 2 सालों से काम कर रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि विकास, निवेश और कल्याण, इन 3 कंपोनेंट को लेकर काम किया गया, जिसमें विकास की धारा बह रही है, निवेश बढ़ रहा है और इसके साथ ही जो कल्याण है जिसके अंतर्गत महिलाओं का कल्याण, किसानों के लिए और जितने भी वंचित वर्ग हैं उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे तो प्रशासनिक सुधार को लेकर भी बहुत काम हुए हैं। प्रशासनिक सुधार के रिफॉर्म बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारी ऐसे पोर्टल्स, बहुत सारी ऐसे डिजिटल सुविधाएं दी गई हैं जनता को, जिससे भी अपनी समस्या को एक ही विंडो में निपटा सकते हैं। और जैसा कि अभी अनिल पुसतकर जी ने भी कहा, सबसे बड़ी समस्या अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की थी, जिसके लिए हमने नक्सलवाद के अंत की ओर कदम बढ़ा लिया है और ये बहुत बड़ी समस्या का अंत हुआ है। बस्तर में न केवल नक्सलवाद का अंत हुआ है बल्कि विकास की बयार भी बही है। नियत नीला नार योजना जैसी योजनाओं ने आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना दी है बस्तर की। तो मैं मानती हूं कि इन 2 सालों में जितना हमको पाना था वहां तक हम पहुंच चुके हैं और आगे 2047 का जो भारत, जो विकसित भारत होगा, उसमें हमारा विकसित छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इसके लिए भी रोड मैप तैयार है और किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे आगे, इसका भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है अमित जी, जरा समझाइएगा। बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है साहब कि 2 साल में हमने जितने वादे किए थे और कई ऐसे कार्य जो दावे वादे नहीं थे उन्हें भी धरातल पे लाया गया। कांग्रेस की नजर में जनादेश के 2 साल कैसे हैं, समझाइए जरा। देखिए 2 साल अभी हुए नहीं है, लेकिन ये 2 साल अगर आप देखेंगे तो जनता की उम्मीदों के पीछे ये 2 साल हो गए। जनादेश के 2 साल, 3 दिसंबर आज ही की तारीख है, 2 साल पूरे हो चुके। ठीक है, आज जी शपथ ग्रहण को मैं मान रहा था, लेकिन मैंने कहा जनादेश जी बिल्कुल ठीक है आपका। देखिए 2 साल में जनता की जो उम्मीदें थी वो पूरी तरीके से 2 साल पिछड़ गई। और कहते हैं ना कि इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। देखिए सरकार एक काम में बहुत अव्वल रही, ये मैं मानता हूं,
घोषणाएं करने में, प्रचार करने में, विज्ञापन करने में और उसका प्रचार प्रसार करने में और पोस्टरबाजी करने में। इसमें सरकार एक नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि जो जो वादे इन्होंने किए थे, ये कहते हैं मोदी जी की वादे, मोदी जी की हम गारंटी, बहुत सुनने को मिलता है छत्तीसगढ़ में कि हम तो मोदी जी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। जनता समझ गई है कि मोदी जी की गारंटी पे काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता ये भी मान रही है कि उस गारंटी में वारंटी नहीं है। दूसरा, 3-4 मुद्दे में लाना चाहता हूं कि 2 साल में जिस प्रकार से यहाँ की कानून व्यवस्था, भय का वातावरण बनाया गया है, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर में महिलाएं, हमारी मातृशक्तियां जिस प्रकार से देख रही हैं, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं, जिस प्रकार से युवा सड़कों पे हैं और इनकी सारी योजनाएं कागजों पे हैं, तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को जो उम्मीद थी, जिस छत्तीसगढ़ को सपना हमने देखा था, इन 2 सालों में वो 2 साल पिछड़ गया है। मुझे इतना ही कहना है, लेकिन मैं फिर कह दूं कि जनता लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत परेशान है। जिस प्रकार से भय का वातावरण यहाँ पर व्याप्त है और अपराध करके लोग, अपराधी जो हैं वो मजे से घूम रहे हैं, वो पूरी तरीके से मस्त हैं और जनता यहाँ त्रस्त है। ये समझने का विषय है कि आप जश्न मना रहे हैं, जनता के करोड़ों रुपए अपने उपलब्धि पे आप खर्चा कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय नेता बताने आ रहे हैं कि 2 सालों में आपने क्या किया। उपलब्धि तो जनता बताएगी। रिपोर्ट कार्ड जो होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि आप पेपर देने जा रहे हैं तो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो बताएगा कि आपने क्या लिखा है। अब आप उसके लिए भी राष्ट्रीय नेता को बुला रहे हैं, मतलब आप खुद जानते हैं कि इन 2 सालों में आपने कुछ नहीं किया। अमित, ये तो व्यवस्थाएं हैं, शताब्दी जी बताएंगे 5 साल में कौन कौन उपलब्धि बताने आए थे, क्या अलग विषय हो जाएगा। मैं लौटता हूँ, मैं जब संजीव जी का रुख करता हूँ। संजीव जी, जो कि कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद तीसरी शक्ति की तरफ बढ़ी और सर्वाधिक 7 सीटों के साथ 2018 में सत्ता में काबिज हुई अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ, गठबंधन के साथ। कभी ऐसा नहीं हो पाया राजनीतिक इतिहास में छत्तीसगढ़ में, और मौजूदा स्थिति में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नजरिया है जोगी कांग्रेस का इन 2 सालों में जनादेश को लेकर? अवधेश भाई, मेरा एक बहुत अच्छा मानना है कि जब ये घोषणा हुई कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री होंगे तो हमको खुशी हुई कि एक सरपंच से लेकर एक केंद्रीय मंत्री और फिर एक आज मुख्यमंत्री, तो ये काम करने का इनको हैबिट होगा और काम अच्छे से होगा। और कहने के लिए दुख भी है कि कुछ लोग इनको काम नहीं करने दे रहे, जैसे कि 200-400 यूनिट बिजली का था मामला, वो उसको ढाके लाके 100 पे कर दिए। 100 से आज उसको 200 हुआ है। दूसरा, इनका एक काफी ये था कि हम क्या क्या करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक लॉबी काम कर रही है कि इनको बदनाम किया जाए और बदनाम करने के बाद इनको हटाया जाए। विष्णुदेव साय जी बहुत सीधे सरल स्वभाव के इंसान हैं और उनके, और अभी लेटेस्ट जो मामला है जमीनों का रेट वृद्धि का, ये तो आज तक के इतिहास में अनिल भाई बैठे हैं कि कभी इतना ज्यादा रेट वृद्धि नहीं हुई, जिससे कि आम जनता रोड पर उतर के आ गई। तो एक तरफ से ये दिल्ली को एक मैसेज देने की शायद कोशिश हो रही है इनके पीछे के इनके लोगों की तो से कि विष्णुदेव साय जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहे बिजली का मुद्दा ले लो, जमीनों का रेट का मुद्दा ले लो, और बेचारे वो जितना उनसे होता है, जैसा हम लोग देख रहे हैं 2 साल, किसी को भी 2 साल में हम जज नहीं कर सकते कि ये काम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पर जो अभी जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है कि ये भाई 2 साल के बिजली बिल को जो जनता के उन्होंने वायदे किए थे। सबसे बड़ा रोड मैप होता है आपका घोषणा पत्र, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या भाजपा का घोषणा पत्र हो, तो घोषणा पत्र में भी आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो मेरे को जो लगता है कि जो आपसी खिंचातान चल रहा है इनके अंदर, और जो विष्णुदेव साय जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको बदनाम करके हटाने की साजिश रची जा रही है। शताब्दी जी जरा जवाब दीजिएगा। अमित जी ने बड़े गंभीर सवाल उठाए कि कानून व्यवस्था, आदिवासी अत्याचार, युवा सड़क पे, जंगल कट रहे हैं और सरकार आयोजन कर रही है जनादेश, तिहार मना रही है। जवाब दे दीजिए। देखिए, वो ऐसी कोई किताब पढ़ कर आए हैं जिससे वो उनको कुछ सीधा दिखता ही नहीं है। कुछ भी अच्छा हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, कुछ दिखता नहीं है। जिसके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी कि हम ऐसी कुल किताबों को पढ़कर काबिले जप्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो ऐसी किताबें पढ़कर आए हैं हमारे अमित भाई कि जिनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कितनी विकास की बयार बह रही है, कितने रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। और ये बात कर रहे थे कि इनके राष्ट्रीय नेताओं को आकर यहाँ पर समझाना पड़ रहा है। इनके तो संगठन सृजन के लिए न जाने कितनी मशक्कत करनी पड़ रही इनके राष्ट्रीय नेताओं को, और आकर के वो उसके बाद भी संगठन सृजन जो है वो कुछ नहीं कर पाए और फिर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो पहले अपने गिराबान में झांके कि क्या हो रहा है कांग्रेस
कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो तय किया था उन सारे हमारे विकास के मापदंडों को हमने प्राप्त किया है। आज की कैबिनेट में भी तय हुआ है कि बिजली बिल में आगे और भी राहत मिलेगी। 400 यूनिट तक के लिए जो 200 यूनिट तक 6 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से लगातार रिफॉर्म एमएसएमई को लेकर भी आज के कैबिनेट में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये कह रहे थे कि युवा सड़क पर महिलाएं अपराध से पीड़ित है, कह रहे हैं मुझे तो और पूरी जनता को, मीडिया को कहीं ऐसा नजारा नहीं देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार की बातें कांग्रेस गढ़ने की और बनाने की कोशिश करती है, बहुत ही हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है। हमें बहुत पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि हमारे राज्य का विकास कैसे हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कितने बेहतर रिफॉर्म के लिए सरकार प्रयासरत है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। चुनौतियां बहुत सी हैं, जब भी रिफॉर्म होता है तो चुनौतियां आती हैं और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर सरकार की अच्छाइयों पे फोकस करेगा तो समीक्षा कौन करेगा? ये तो व्यवस्था है कि विपक्ष उन तमाम कमियों को उजागर करेगा जिससे सरकार को उसे सुधार करने का अवसर मिलता है। जनता के प्रतिनिधि विपक्ष, बिल्कुल सही, संभावना सब जगह। ठीक है, मैं लौटता अमित जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं सीधा आऊंगा, लेकिन एक बार अनिल जी के पास जाता हूं और कुछ गंभीर बात संजीव जी ने जो कहा उसे सियासी तौर पर समझने की कोशिश करता हूं, दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं। अनिल जी, संजीव जी ने कहा कि एक लॉबी जो है वो विष्णुदेव साय जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कहा जा रहा है कि साहब दिल्ली में मैसेज दिया जा रहा है कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक तीसरी शक्ति के तौर पे जोगी कांग्रेस जो प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रही है, उनके जिम्मेदार नेता अगर कह रहे हैं तो साजिश गंभीर है। क्या आपका आकलन है इस पे? ये देखिए, अब संजीव ये आरोप सीधे सीधे लगा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि साय सरकार को काम करने में दिक्कत आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। खुद विष्णुदेव साय ने भी खुद स्वीकारा है इस बात को कि अफसरशाही यहाँ बेलगाम है और उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आज मैच हो रहा हमारे यहाँ इंटरनेशनल, बिल्कुल, स्टेडियम बनाया हमारी सरकार ने, दे दिया किसको? बीसीसीआई को। आप बताइए बनाया किसके लिए था और दे किसको दिया? ओलंपिक एसोसिएशन में छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पे ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्य अध्यक्ष प्रदेश का मुखिया ही रहता है, और एक ओलंपियन हम आज तक तैयार नहीं कर पाए। टूरिज्म के लिए जगह जगह आपको मकबरे मिल जाएंगे, जगह जगह मकबरे माने मकबरे नहीं कह रहा हूं मैं, होटल्स को कह रहा हूं। खड़े खड़े सड़ गए। हाउसिंग बोर्ड की जो बड़ी बड़ी प्लानिंग है वो धंस गई जमीन में, और आज डिस्काउंट में आप बेच रहे हो। आप कहां पे आपका अफसरशाही पे कंट्रोल है? मैं संजीव की बात से सहमत हूं। इस पर अब मैं साजिश की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि आप जो है काम करने नहीं दिया जा रहा है या काम नहीं कर पा रहे, दोनों एक ही चीज है। इस पे तो विष्णुदेव सरकार ने खुद कहा। फिर आप कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जब बैठते हैं तो एक एसपी जिले का खड़े होकर जो है आपके गृह मंत्री से बहस करता है। आप गृह मंत्री की आप फेवर नहीं कर पा रहे, आप उस एसपी को डांट नहीं कर पा रहे और उसको रिलीव भी कर दे रहे। तो ये कौन सा तरीका है? आप अपने ही मंत्री को डिफेंड नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत सी संभावनाएं इस छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मैं सहमत हूं कि जो बिजली के बिल में जो उन्होंने किया, आप पहले क्यों कम करते हो, फिर बाद में बढ़ाते हो, फिर बाद में बढ़ाते हो? तो आप वो क्या वजन तोड़ रहे हो क्या कि आलू पहले 100 ग्राम डालो, फिर थोड़ा सा डालो, फिर थोड़ा सा डालो? अरे ये कौन सी बात होती है? दूसरी बात यह है, जमीन हमारा है, जल हमारा है, जंगल हमारा है, बिजली हमारी है, जल संसाधन हमारे हैं, खनिज संपदा में हम सबसे ज्यादा संपन्न है, और आज भी देख लो तो हम विकासशील प्रदेश है, विकसित प्रदेश नहीं है। क्यों? ठीक है, एक क्यों ऐसा है, बड़ा गंभीर सवाल है ये। मैं लौटता हूं अमित जी, विपक्ष को केवल कमियां ही देखने का अधिकार है क्या? शताब्दी जी के शब्दों में समझा दीजिए थोड़ा सा मुझे। देखिए, अभी मेरी बहुत ही सम्मानित बड़ी बहन ने कहा कि मुझे तो अपराध दिख नहीं रहा है। अगर आप भाजपाइयों को दृष्टि दोष हो गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना। छत्तीसगढ़ की जनता इनका रिपोर्ट कार्ड समझ चुकी है। दूसरा, आपने अच्छा प्रश्न किया कि क्या हमें खामियां ही दिखती है? नहीं, हमें अच्छाई भी दिखती है। जिस प्रकार से अभी संजू भैया ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि साय साहब बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। मेरा भी मानना है वो सज्जन व्यक्ति हैं निश्चित तौर पे। तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छे व्यक्ति हैं, तो मैं सिर्फ बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन दिखना भी चाहिए ना फ्लोर पे। अगर विज्ञापन जीवी सरकार है
और रही बात आपने अभी कहा कांग्रेसियों पे आपने बहुत सारे वक्तव्य कहे, तो मुझे एक ही चीज कहना है कि जो भय का वातावरण हमने देखा है कि किस प्रकार से नए नए अपराध छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तासीर ऐसी नहीं थी, लेकिन इन 2 सालों में जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई, और मैंने कहा ना कि महंगाई मार रही है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। अभी आप देखिए रजिस्ट्री वाला जो मैटर है, लोग सड़कों पे हैं, अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जा रही है। और एक समझना पड़ेगा आपको, बिजली बिल पे आप देख लीजिए जनता को आपने क्या वादा किया था और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। महंगाई और बिजली बिल से जनता परेशान है, और आप महंगाई मार रही है लेकिन सरकार उसमें त्योहार मना रही है। मतलब सरकार को एन केन प्रकरण अपनी उपलब्धि मनाना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दीदी, सारे सवालों का जवाब मैं फिर पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ता उम्र गालिब हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे में थी और आईना साफ करते रहे। ठीक, चलिए मैं लौटता हूं, मैं संजीव जी का रुख करता आऊंगा मैं आपके पास जवाब के लिए। संजीव जी, क्या राजनीतिक दलों को इतनी आजादी हो कि वो कमियां खामियों पे विस्तारित चर्चा कर सके, अब उस पर तकलीफ क्यों? अजय जी, इसमें मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मेरा जो मानना है, सरकार, कोई भी सरकारों को अधिकारी चलाते हैं। अगर सरकारें वास्तव में जागरूक होती तो वो बुद्धिजीवी लोगों को बुलाती, अधिकारियों को अलग रखती और बुद्धिजीवी को बुलाती कि भाई हम क्या करें। पहले हुआ है ऐसा कि बुद्धिजीवी लोगों को बुलाकर बात चर्चा की गई है। आज के टाइम में क्या हो गया है, कुछ सालों से जोगी जी थे, खुद एक अधिकारी थे, उनको अधिकारी लोग बेवकूफ नहीं बना पाते थे। डॉक्टर साहब बहुत सारे थे, पर उनको भी अधिकारी लोग नहीं चला पाते थे। पर बाद में ऐसा होने लगा कि अधिकारी ही गवर्नमेंट को चला रहे हैं, और आज भी वही चीज हो रही है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ को समझते हैं, जो छत्तीसगढ़ को सालों साल से जानते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या नहीं है, कुछ लोगों का ईगो छोड़कर, जैसे कल बृजमोहन जी अग्रवाल ने चाहते तो वो पत्र लीक नहीं करते, जो गाइडलाइन, जमीन की गाइडलाइन को लेकर उन्होंने पत्र लीक कर दिया। इससे क्या गया, दिल्ली तक मैसेज गया ना कि सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो ये चीज अगर उनको बुरा लगा, वो छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ नेता है, विधायक रहे हैं, सांसद हैं, तो वो विष्णुदेव साय से टाइम लेके या टाइम नहीं लेके जाते, बोलते भाई साय जी ये गलत है, इसको आप सही कर लीजिए। तो वाहवाही किसकी होती, सरकार की होती कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। आप पत्र लिख रहे हो सरकार को और जारी कर रहे हो, तो इससे तो सरकार को बदनामी कर रहे हो ना। ठीक, शताब्दी जी जरा जवाब दीजिएगा, अमित जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा कि चेहरा पे धूल है, आप लोग आईने को चमकाने में लगे हुए हैं। अमित जी के चश्मे का ना जांच करवानी पड़ेगी, उनके नेतृत्व व्यक्तिगत तो क्या है कि जिस प्रकार से आज विकास के कार्य हो रहे हैं, अमित जी को या कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर और जिन मापदंडों को लेकर, जिन पैरामीटर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया था कि हमें इन पैरामीटर्स पर आगे बढ़ना है, विकास, निवेश, उद्योग, युवाओं को रोजगार, इन सारे को धीरे धीरे कर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बन रही हैं किया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन पर शासन का ही शासन होना चाहिए, और इसके लिए भी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रयास किया जा रहा है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में, क्योंकि यह जो आज का दिन है, जनता ने जो आदेश दिया था, यह जो जन आदेश मिला है, इसको हमको पूरा करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए आदर्श है, और इसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरी तरीके से लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से 2047 को ध्यान में रखकर जो रोड मैप बनाया गया है, उसके हिसाब से धीरे धीरे क्रमशः और स्थायी विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं और रिफॉर्म कर रहे हैं। अमित जी, स्थायी विकास की ओर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। 2047 का विजन डॉक्यूमेंट्स पेश हो चुका है। देश के कई राज्यों में डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाया, मध्य प्रदेश में भी पेश होना बाकी है। छत्तीसगढ़ ने पेश कर लिया था। स्थायी विकास की ओर बढ़ रहा है ना छत्तीसगढ़, थोड़ा सहयोग करिए विपक्ष के तौर पर। जी, मैंने तो पहले ही कहा आपको कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार किसी सबसे ज्यादा कामों में अव्वल है तो कागजों पे, और मैंने वहीं से स्टार्ट भी किया था। अब दीदी ने कहा कि मेरा चश्मे का नंबर कुछ है, नहीं, मैं नहीं, देखिए आप भी कहेंगे फिर बातें बढ़ेंगी। नहीं, मैं बिल्कुल बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि किस प्रकार से यहाँ पर अपराध बढ़े हैं और किस प्रवृत्ति के अपराध हुए हैं। हम चारों पैनलिस्ट जानते हैं। अब उनकी मजबूरी होगी कि कैमरे के सामने वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरी बड़ी एक हफ्ते पुरानी बात है, भाजपा के विधायक को ही
ठगी करने की कोशिश की गई सुनील सोनी जी को, दक्षिण के विधायक सांसद रह चुके। उन्होंने कहा कि विकास, कल्याण और निवेश, 3 चीजों पे हमारी सरकार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है विकास बीजेपी के नेताओं का ही हो रहा है, कल्याण बीजेपी के नेताओं का ही हो रहा है और निवेश भी शायद उन्हीं के पास आ रहा होगा। ये तीनों चीजों से छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हमारा नंबर आप जब चाहेंगे मैं चेक करवा लूंगा, लेकिन मैं फिर कह दूं अगर मोतियाबिंद भाजपा के नेताओं को हो गया तो उसके मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक 10 सेकंड में बोलेगा, मुझे समाप्त करना जी। अवधेश जी, मैं ये कहूंगी कि जिस प्रकार से कह रहे हैं ना कि भाजपा के नेताओं का विकास हो रहा है और कल्याण उनका हो रहा है, तो जनता ने देख चुका है, जनादेश जनता ने दिया है कि किसका कल्याण हुआ, किसकी जेबें भरी गई और कहां जाकर पैसा रखा गया और उसका क्या उपयोग हुआ। तो जनता के पैसे को लूट कर उसका क्या उपयोग, क्या दुरुपयोग किया, अवधेश जी, ये तो जिनके सब जनता पास ने देख लिया। 15 साल पहले साइकिल में हवा भराने के लिए पैसा नहीं होता था, आज सब अरब खरबपति हैं, कैसे जनता की गाड़ी कमाई को लूट के बैठे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर जानती है। कभी और डिबेट कर लेंगे अमित जी। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख करता हूँ, एक समापन का टाइम है। अनिल जी, राजनीतिक दलों की बातों को दरकिनार कीजिए, जनता के मन में क्या है, अपने जनादेश पे जनता कितना आपको संतुष्ट नजर आती है? देखिए अवधेश जी, सीधी सीधी बात है, ये जो गाइडलाइन वाला फैसला है इससे किसका भला हो रहा है। दूसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात, भले ही कांग्रेस पर आरोप लगे, किस पर लगे, कलेक्ट्रेट जल गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक क्या छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी कलेक्ट्रेट जला था? कभी देश के इतिहास में मुश्किल से। यहाँ पर पाकिस्तान से ड्रग आ रहा है, उड़ीसा से ड्रग आ रहा है, ड्रग गढ़ हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। निवेश, मैं संजू भी बैठा है, मैं किसी एक कांग्रेस या भाजपा या जो भी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से जब से निर्माण हुआ तब से हर साल इन्वेस्टर मीट होता है, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, अरे इतने लाख हजार करोड़ का निवेश आ चुका है, लेकिन कहाँ है, दिख कहाँ रहा है। दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात, अब सड़क हर साल 1 इंच, हर साल वही सड़क बनती है। 1 इंच लेयर को अगर गिन लो 25 साल में तो 25 इंच होती है, तो 2.5 फीट सड़क मोटी हो जानी चाहिए। वो सड़क वहीं के वहीं दिखती चली अवधेश जी, भाजपा की नीति यही है, ठीक है अमित जी, मुझे सवाल गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो, यही इनका काम है। मुझे सवाल और वही करना, करना है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका, शताब्दी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि सरकारों के दावे, राजनीतिक दलों का विश्लेषण और जनता की उम्मीदें दोनों से बेहतर दिखाई पड़ती है। जनता तय करेगी कि अगले बार सब कुछ ठीक रहा तो 2028 में जनता का आदेश किसके पक्ष में होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।